नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम गाइड में। आज हम आपको बता दें कि समर कोर्स या शॉर्ट टर्म कोर्स जो होते हैं वो भी अच्छा करियर बनाने के लिए आपके पास एक अच्छी सुविधा उपलब्ध कराते हैं। कभी कोई छात्र कल्पना भी नहीं कर सकता कि इस तरीके के जो शॉर्ट टर्म कोर्स होते हैं उसे करके भी एक ऊंचाई, एक अलग से कॉम्पिटिटिव एग्जाम को वो सफल कर सकता है। देखते हैं उससे जुड़ी ये छोटी सी रिपोर्ट। गर्मियों की छुट्टियां शुरू होने वाली हैं और छात्रों को फुल टाइम कॉलेज नहीं जाना पड़ेगा। ऐसे में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए ये सुनहरा मौका है और ये सही वक्त है शॉर्ट टर्म कोर्सेज करने का। सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज में भी छात्रों के लिए कई शॉर्ट टर्म कोर्सेज उपलब्ध हैं, जिससे कि वे अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं और सफलता हासिल कर सकते हैं। यहाँ के कई छात्र इन शॉर्ट टर्म कोर्स का लाभ उठाकर बड़े संस्थानों में सिलेक्ट हुए हैं। खास तौर पर अगर 10वीं, 11वीं और 12वीं में शॉर्ट टर्म कोर्स किया जाए तो इसका काफी फायदा मिलता है। इसमें कम समय में आपको पूरा सिलेबस पढ़ाया जाता है। जो स्टूडेंट्स पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके सारे डाउट्स इन कोर्सेज में क्लियर हो जाते हैं। ऐसे में सफलता की गारंटी 100% हो जाती है। रिपोर्ट IBC 24। और इस कार्यक्रम में आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं एक ऐसे ही स्टूडेंट से जिन्होंने नवोदय विद्यालय जैसे स्कूल से पढ़ाई की और उसके बाद में शॉर्ट टर्म या समर कोर्स जो क्रैश कोर्स होते हैं उसमें तैयारी करके एम्स जैसे इंस्टीट्यूट में इसने सफलता हासिल की है। विकास, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मैम। विकास, जब हम करियर बनाने की बात करते हैं तो हमारे सामने में शहर के बड़े बड़े स्कूल, बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थाएं और एक ऐसी ही दुनिया हमें दिखती है जहां के बच्चे सफलता पाते हैं। लेकिन हम तब ये देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि जो दूर दराज के बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा स्कोर करते हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई करते हैं। ऐसे में जब आपका सिलेक्शन इसमें हुआ, क्योंकि आपने भी सचदेवा से शायद शॉर्ट टर्म कोर्स किया, तो ये अनुभव आपका कैसा रहा? सबसे पहले आप यही आप हमारे दर्शकों से बांटें। हाँ, थैंक यू मैम। इसका सचदेवा में कोचिंग करने का अनुभव मेरा बहुत अच्छा रहा, क्योंकि जब आप कोचिंग करते हैं तो आपको जरूरत होती है कि शॉर्ट टर्म कोर्स में कि आपको प्रॉपर डायरेक्शन मिले, क्योंकि आप हार्ड वर्क तो कर सकते हैं लेकिन अगर आपको डायरेक्शन नहीं मिलता है तो आपका जो हार्ड वर्क है वो बेकार चला जाता है। इसलिए जो प्रॉपर डायरेक्शन है वो मुझे सचदेवा कॉलेज से प्राप्त हुआ और जो इनकी टेस्ट सीरीज थी, जो क्लासेस थी, फैकल्टीज थी, उसका मुझे बहुत फायदा मिला। जैसा कि आप बोल रहे हैं कि आपको फायदा मिला, लेकिन हम जब ये देखते हैं कि बच्चे साल साल भर कोचिंग करते हैं, ड्रॉप लेते हैं, तैयारी करते हैं, उसके बाद भी CGPMT में उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो इस तरीके से जब ऑल इंडिया पर हम जब जाते हैं वहां पर हमें और ज्यादा टफ तैयारी करनी पड़ती है। तो ये जो शॉर्ट टर्म के कोर्स होते हैं, क्या कुछ विशेष स्ट्रेटेजी इनकी होती है कि तैयार करते हैं बच्चों को? ये यस मैम, शॉर्ट टर्म कोर्सेज की स्ट्रेटजी बहुत ही अच्छी होती है। वो ये है कि उन्हें जो कोर्स आप 2 साल में कंप्लीट करते हैं उन कोर्स को 2 महीने में वो समेट कर आपके सामने रखते हैं। तो उससे फायदा ये होता है कि आपको सभी चीजें बहुत ही प्रिसाइज और जितना आपके काम के उतनी दी जाती है, तो आपको इसे अलग से कोई ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें आपको बेनिफिट मिलता है कि जो टीचर है वो भी एक्सपीरियंस होता है और साथ में जो आपको टेस्ट सीरीज मुहैया कराई जाती है, जो बीच में जो टेस्ट लिए जाते हैं, क्लास टेस्ट लिए जाते हैं या सरप्राइज टेस्ट लिए जाते हैं, क्योंकि MBBS में पहुंचना अपने आप में एक सपने को पूरा करने जैसा होता है। आज भी युवाओं के लिए सपना ही है। ऐसे में क्या ये सपना आपने एम्स को टारगेट करके ही किया था या शुरुआती जो बचपन की आपकी पढ़ाई थी उसका अनुभव कैसा रहा? विकास, एक्चुअली मैंने एम्स को टारगेट करके पढ़ाई नहीं की थी, मैंने MBBS को टारगेट किया था। मेरा सपना था क्योंकि मैंने भी पहले किसी को नहीं देखा था जो कि क्रैश कोर्स से या फिर कुछ ही समय में एम्स निकाल लिया और मैंने किसी को ऐसा देखा नहीं, तो मुझे लगता था कि ये बहुत ही मुश्किल काम है और ऐसा शायद कुछ ही लोग कर पाते होंगे। तो मैंने सोचा कि भाई 2 महीने का समय है, तो इसमें मैं अगर CGPMT के लिए ट्राई करूँ या APMT के लिए कोशिश करूँ तो मुझे ज्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं ये सोचकर कोचिंग करने गया था कि मैं MBBS की तैयारी करूंगा और मेरा सपना था कि मैं MBBS डॉक्टर बनूं और इसके बाद क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं ऑन्कोलॉजी की फील्ड में रिसर्च करूं। तो एक कैंसर मेरी नज़र में बहुत गंभीर बीमारी है, तो इस फील्ड में जो सस्ता इलाज मुहैया कराना, एक अच्छी
जो पहल हो सकती है। बिल्कुल, एक बहुत अच्छा सपना आपने देखा है और उसमें सफलता आपको मिली। CGPMT और जब इस तरीके के जो एम्स के लिए जो एग्जाम होते हैं, दोनों के बीच में क्या अंतर होता है और दोनों की तैयारी अगर कोई बच्चा कर रहा है तो उन्हें किस चीज पर फोकस करना चाहिए? विकास, CGPMT और एम्स की तैयारी में अंतर, जो बेसिक अंतर होता है ये है कि CGPMT में आपकी जो स्टेट की जो गवर्नमेंट की जो बुक्स चलती है, जो CG कोर्सेज की बुक्स चलती है, उन बुक्स को आपको फोकस करना होता है उसमें का। और जो स्टेट जो सेंट्रल बोर्ड की चलती है वहां पर आपको CBSE की बुक्स को फोकस करना होता है। तैयारी में आपको कॉन्सेप्ट तो एक ही पढ़ना है, लेकिन अंतर ये हो जाता है कि उसका लेवल में बहुत फर्क है, उसका जो एग्जाम पैटर्न में बहुत फर्क है, उसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उस पर बहुत फर्क है। तो इस चीजों में जो बच्चे लोकल तैयारी करते हैं या जो स्टेट कॉलेज के होते हैं या स्टेट स्कूल्स के होते हैं, उनको इस चीज का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है उनको, क्योंकि अब जिन्हें जानकारी नहीं होगी कि CBSE की बुक्स में कैसा दिया हुआ है, या फिर जो जिन्होंने कभी फेस नहीं किया है कि भाई ऑनलाइन एग्जाम होता है इसका एम्स का और CGPMT का रिटन एग्जाम होता है, और इसकी जो माइनस मार्किंग का जो पैटर्न है वो उसमें बहुत डिफरेंस है। तो इसके लिए आपको दोनों की टेस्ट सीरीज की तैयारी करने की जरूरत है। और मेनली अगर आप एम्स के पेपर को फोकस करना चाहते हैं तो उसका जो माइनस मार्किंग है 1/3 है, इसमें CGPMT के जो पेपर साथ में माइनस मार्किंग नहीं होती है। तो ये सब चीज आपको प्रैक्टिस से आती है, प्रैक्टिस सिर्फ प्रैक्टिस से आपको आपके मुकाम तक पहुंचा सकती है। बिल्कुल, बहुत सही बात आपने की कि तीनों ही बातें हैं, अगर आप करें तो तीनों ही बातों में केवल प्रैक्टिस है जो आपको परफेक्ट बनाती है। एम्स में सिलेक्शन होने के बाद में विकल्प आपके पास में क्या था? क्योंकि अभी आप रायपुर एम्स में पढ़ते हुए आपको 7-8 महीने हो चुके हैं। विकास, जुड़ी जानकारी और अनुभव मैं आपसे जरूर शेयर करूंगी कि हमारे जो युवा दर्शक देख रहे हैं उन्हें फायदा मिले। छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है, जल्द लौटते हैं। नवरत्न एक्स्ट्रा ठंडा तेल, सबसे ज्यादा ठंडा, सबसे ज्यादा असरदार, सबसे ठंडा। अब नवरत्न एक्स्ट्रा ठंडा तेल के साथ नवरत्न कूल टैल्क मुफ्त। रसोई में सिर्फ खाना ही नहीं बनता, बनते हैं सपने। तेज दिमाग और मजबूत शरीर से रखी जाती है ताकत की नींव। जुनून की आंच पे पकता है हौसला और आता है जीत का स्वाद। पतंजलि गाय का शुद्ध देसी घी, चैंपियन बनने की ताकत। वेलकम टू रेडियंट पब्लिक स्कूल, शहर के प्रदूषण से दूर एवं हरियाली से भरपूर। CBSE इंग्लिश मीडियम का 20 साल पुराना एकमात्र पूर्णतः आवासीय स्कूल। सर्व सुविधा युक्त सेपरेट बॉयज एवं गर्ल्स हॉस्टल। रेडियंट पब्लिक स्कूल का रिजल्ट प्रदेश में सर्वोत्तम। 12 CBSE के 15 स्टूडेंट्स ने 90% से अधिक लाकर नया रिकॉर्ड बनाया। IIT मेडिकल, AIEEE, CPT के मैक्सिमम सिलेक्शन। डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम, कंप्यूटर लैब, मैथ्स लैब, जिम, स्विमिंग पूल, हॉर्स राइडिंग, योगा की फैसिलिटी, साथ ही म्यूजिक, डांस, स्पोर्ट्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस। रेडियंट पब्लिक स्कूल। छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल इस नवरात्र के शक्ति पर्व पर लाया है रियायती दर पर पैकेज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें टोल फ्री नंबर 1800-102-6415 पर। कभी कभी हमें इसलिए भी तैयार होना होता है कि कोई आए और हमें नापसंद करे। कैसी लगी आपको पीहू? जी मुझे तो पसंद आई। इतना मोटा चश्मा लगा है। मेरे पास उसका इलाज है। श्री गणेश विनायक आई हॉस्पिटल, जहां पर भारत के विभिन्न सुप्रसिद्ध नेत्र संस्थान जैसे शंकर नेत्रालय चेन्नई, एम्स नई दिल्ली एवं LVPEI हैदराबाद की नेत्र विशेषज्ञों की टीम उपलब्ध है, जहां लेसिक लेजर प्रणाली के द्वारा हमेशा के लिए चश्मे से छुटकारा पाया जा सकता है। एक्सक्यूज मी मैम, आपका चश्मा। अब रिश्तों के बीच चश्मा नहीं आएगा। संपूर्ण नेत्र रोगों का अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं उपचार। अब मोतियाबिंद का इलाज बिना पट्टी, बिना टाँके, बिना इंजेक्शन, एडवांस टॉपिकल फेको पद्धति द्वारा फोल्डेबल एवं मल्टीफोकल लेंस का प्रत्यारोपण भी किया जाता है। श्री गणेश विनायक आई हॉस्पिटल, कलर्स मॉल के सामने, धमतरी रोड, पथपेड़ी नाका, रायपुर।
ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम गाइड में। अगर हम करियर की आज भी बात करते हैं तो युवाओं के लिए सपना होता है कि वो MBBS बने, एक काबिल डॉक्टर बने और समाज की सेवा करें और किसी गंभीर बीमारी पर रिसर्च कर कुछ नई दवाई जो है वो इजाद करें, जैसा कि सपना विकास ने भी देखा है और वो कदम बढ़ा चुका है। विकास, जब एम्स में आपका सिलेक्शन हुआ तो पहला अनुभव तो जाहिर सी बात है खुशी रही होगी, फिर भी मैं आपसे पूछूंगी कि कैसा लगा आपको, वो अनुभव कैसा था? जब मुझे एम्स में सिलेक्शन हुआ, एक्चुअली मैंने तो उसका जब रिजल्ट आया था तो मैंने रिजल्ट देखने का भी नहीं सोचा था, मुझे यकीन नहीं था कि इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। जब मुझे एक फ्रेंड ने कॉल करके बोला कि आपने रिजल्ट देखे क्या आया है, तब मैंने देखा तो पता चला कि मेरा सिलेक्शन हो गया, जो काउंसलिंग के लिए मेरा नाम आया हुआ है। तब मैं इतनी ज्यादा खुशी हुई थी कि मेरा ऐसी खुशी पहले कभी नहीं हुई है, क्योंकि अब एम्स हर किसी का सपना होता है, लेकिन ये इसके लिए बहुत मेहनत चाहिए होती है और फर्स्ट अटेम्प्ट में तो मैं सोच ही नहीं सकता कि मुझे मेरा एम्स से सिलेक्शन होगा। चलिए, आप काबिल हैं, इस बात को आपने साबित कर दिखाया है विकास। और कुछ लक भी फेवर किया कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने निकाला और कुछ आपके जो गाइड हैं, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपको हेल्प की, तीनों ही बातें आपके फेवर में रही हैं। आपके पास एम्स में जब हम देखते हैं, जब रैंकिंग आती है तो रैंक के आधार पर ही क्या एम्स आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट होते हैं या कैसे इसमें सिलेक्शन की जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है? इसमें जो सिलेक्शन की प्रक्रिया होती है वो ये कि सबसे पहले आपको रैंकिंग के हिसाब से जो आपके टॉप मार्क्स जो आते हैं किसी स्टूडेंट के, जो सबसे टॉप मार्क्स, उसके हिसाब से परसेंटाइल डिसाइड किया जाता है कि जिसका टॉप मार्क्स है वो 100 परसेंटाइल है और उसके कंपैरिजन है बाकियों का कितना परसेंटेज आ रहा है, तो उसके हिसाब से कट ऑफ तैयार किया जाता है। तो ये जो कास्ट वाइज है उसके हिसाब से कट ऑफ होता है, जो सबसे मिनिमम है वो ST/SC कट ऑफ 90 से हो जाता है, 94 OBC का जाता है और 97 जनरल का जाता है। तो रैंकिंग तो मैटर करती है, लेकिन फिर यहाँ पर मैटर करती है कि आपका अब जो कास्ट के हिसाब से मतलब आपकी जो कट ऑफ कम गई है, तो जो पिछले रैंक्स के होते हैं उन बच्चों को भी इससे मौका मिल जाता है। उससे जो पिछले बच्चे हैं या जिनको सुविधा नहीं मिल पाई है, जो लो कास्ट के बच्चे हैं, उनको भी आगे आने का मौका मिलता है इससे। तो आपके पास में रायपुर एम्स में, क्योंकि आपके लिए बड़ी अच्छी बात है कि आप यहाँ के पढ़े बच्चे हैं और यहीं के एम्स में पढ़ाई कर रहे हैं और आगे चल के डॉक्टर भी बन जाएंगे, तो आपके पास में क्या और विकल्प था या आपने इसे खुद से चूज किया, कैसा हुआ ये सब? मेरे पास विकल्प था कि मुझे 4 और एम्स के ऑप्शंस थे और मेरे पास दूसरा विकल्प था रायपुर मेडिकल कॉलेज का, जो मुझे CGPMT के थ्रू मिल चुका था और वो मैंने ज्वाइन भी कर लिया था, मेरा उसमें एडमिशन हो गया था। लेकिन मैंने रायपुर इसलिए जो एम्स इसलिए चूज किया क्योंकि एम्स एक सेंट्रल लेवल का इंस्टीट्यूट है, तो यहाँ पर जो सुविधा है, जो एजुकेशन का लेवल है, वो बाकियों से ऑब्वियसली हाई ही होगा। बिल्कुल, ये तो अब मुकाम की बात हो गई, क्योंकि अब आपने सफलता हासिल कर ली है और आगे की तैयारियां आप इन 5 सालों में कर लेंगे विकास। लेकिन जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन्हें लगता है कि हमने जो पढ़ाई की, 12वीं तक जो पढ़ाई करते हैं, उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें क्या करना है। आपको लगता है कि एक स्टूडेंट को 9th के आसपास डिसाइड करना चाहिए या 12th के बाद डिसाइड करना चाहिए? समय कितना जरूरी होता है किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए? समय बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आप किस फील्ड में आपको मेहनत करना है। आपका जो सब्जेक्ट जो डिवाइड होता है वो 10-11 से ही हो जाता है, तो उस समय बच्चे केयरलेस टाइप के हो जाते हैं। बच्चों को लगता है कि एक साल हम ऐसे निकाल देंगे और 12th पे मेहनत करेंगे या 12th के बाद उसकी तैयारी करेंगे, तो ऐसे ये करने से होता ही है कि आपका 2 साल बर्बाद चला जाता है। तो उससे अच्छा ये है कि आप जब 11वीं में रहते हैं या 12वीं में रहते हैं, उस समय आप समर कोर्सेस जो अटेंड कीजिए, क्योंकि समर कोर्सेस में आपको बेनिफिट ये मिलता है कि आपको 2 महीने में लगभग समरी जैसा या कहिए कि बेसिक्स जैसा जो बेसिक्स होते हैं वो आपको समझा दिया जाता है। तो आपको साल भर की जो पढ़ाई होगी उस पर आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और साथ ही साथ आपका एग्जाम्स के लिए टाइम बचता है कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर सकें। बिल्कुल विकास, क्योंकि अब जो कि गर्मी का वक्त आ चुका है, जो बच्चे 11th-12th में होंगे वो फ्री हो जाएंगे कुछ दिनों के बाद में, और गर्मियों की छुट्टियों को ज्यादातर बच्चे जो होते हैं केवल एंजॉयमेंट में ही निकालना पसंद करते हैं। उसके बाद उन्हें लगता है कि तैयारी करेंगे और सफलता मिल जाएगी। तो ये जो वक्त होता है और कोचिंग इंस्टीट्यूट में जब इस तरीके के कोर्स डिसाइड किए जाते हैं, उनका बेनिफिट क्या बच्चों को वाकई मिलता है? बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है। बेनिफिट ये मिलता है कि आपको एक प्रॉपर डायरेक्शन मिलता है उस समय
कि आप, क्योंकि आप घर बैठ के आप भी हार्ड वर्क कर सकते हैं, आप भी मेहनत कर सकते हैं, लेकिन जरूरी है कि आप सही डायरेक्शन में मेहनत करें, आपको सही दिशा मिलनी जरूरी है। नहीं तो फिर आपका जो हार्ड वर्क है वो किस डायरेक्शन में गया, आपने अननेसेसरली जो इंपॉर्टेंट चीजें नहीं थी उन पे भी मेहनत कर लिया, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। तो ये बेनिफिट मिलता है। दूसरा बेनिफिट ये है कि आप समय से पहले आप अपना कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपके पास समय बचता है बोर्ड्स की तैयारी करने का, क्योंकि 12th में बोर्ड एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम साइमल्टेनियसली चलते हैं, तो आपको बोर्ड की तैयारी करने का और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने का प्रॉपर समय मिल पाता है जब आप समर कोर्स या अटेंड करते हैं इस तरीके की। अगर हम बात करते हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल और हिंदी मीडियम स्कूल के विकास, क्योंकि ज्यादातर बच्चे अब सीबीएसई में पढ़ने लगे हैं, ज्यादातर स्कूल हो चुके हैं, क्या इसका फायदा मिल रहा है एम्स में? इसका फायदा ये मिलता है कि इंग्लिश मीडियम के बच्चों को पढ़ाई का लेवल तो सेम होता है, इंग्लिश और हिंदी में पढ़ने एक ही चीज है, तो आपको पढ़ने में ज्यादा परेशानी नहीं आएगी। लेकिन अब जैसे कि इंग्लिश ज्यादा कॉमन होता जा रहा है, तो आपको हिंदी की टीचर्स जो अच्छे काबिल टीचर्स हैं वो खोजने मुश्किल है। तो इसमें और आज सेंट्रल लेवल का जिस तरह से आप माध्यम देखेंगे तो उस पर इंग्लिश को ज्यादा प्रीफर किया जाता है। एमबीबीएस में जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे तो उसके बाद आपको हिंदी जो मीडियम्स के बच्चे उनको खासा प्रॉब्लम झेलना पड़ता है, क्योंकि जो मेडिकल के सारी कोर्सेज इंग्लिश में चलते हैं, तो उस समय इंग्लिश में जो पढ़े हुए बच्चे हैं उनको थोड़ा बेनिफिट मिलता है। स्कूल में किस तरीके का माहौल मिला था आपको विकास पढ़ाई का? स्कूल तो मैंने अपनी पढ़ाई जवाहर नवोदय विद्यालय माना कैंप रायपुर से की है, तो वहाँ हमें बहुत ही अच्छा माहौल मिला। वहाँ का जो, क्योंकि हमारा बोर्डिंग स्कूल था, हॉस्टल थे अपन, तो वहाँ का जो माहौल था उसमें हमें बेहद ही अनुशासित तरीके से कंट्रोल किया जाता था। मतलब ये हम समझे विकास के एक अनुशासन में जो रहने की आदत इस तरीके के स्कूल में होती है वो आपके लिए काफी मददगार साबित हुई है। मैं अपने टीचर्स का, अपने स्कूल के टीचर्स का इसके लिए हमेशा तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूंगा, क्योंकि उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। अगर उनके वो अपने हमारे ऊपर ध्यान नहीं देते तो पता नहीं आज हम इतने मेहनत कर पाते या नहीं कर पाते। मेहनत करने के लिए एक उचित मार्गदर्शन की भी जरूरत होती है। कुछ और भी बातें हम आपसे शेयर करेंगे विकास, वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक, जल्द लौटते। रिश्ते को शुद्धता के साथ निखार रहा है पतंजलि केश कांति शैम्पू और केश कांति तेल। क्लास में मंजू को कैसा मजा जगाया। सच में। ए रानी जरा संभाल अपन जवानी। अरे स्कूल में क्या पढ़ोगी, दिल की किताब पढ़ लो। क्या बात है सुनीता, क्या हुआ? अम्मा हम स्कूल नहीं जाएंगे, ये गांव का लड़का हम लड़की लोग को रोज रोज परेशान करता है। बिटिया तो अपना पढ़ाई पे ध्यान दो, डरने का जरूरत नहीं है। लड़की हो उसका मतलब ये नहीं कि सब बर्दाश्त करो। अरे कानून तुम लोग के साथ है। समझ गई ना, तैयार है ना सब? हाँ। हमारी मोटरसाइकिल पे आ जाओ, जल्दी छोड़ देंगे। छेड़ने आया था ना, और छेड़ेगा? ले और छेड़ेगा, पकड़ के मार। हाँ महिलाओं के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ न केवल असामाजिक है बल्कि एक कानूनी अपराध है। ऐसी किसी भी हरकत की खबर पुलिस को तुरंत दें। नवरात्र विशेषांक जागो हे शक्ति में खा, जय मां बंजारी धाम खपरी मढ़ी का प्रसारण देखिए आज रात 8:30 बजे सिर्फ IBC 24 पर। जनित राम पंजवानी जिला उपाध्यक्ष भाजपा, बैजू शर्मा अध्यक्ष ब्राह्मण समाज, हीरानंद हरिरमानी अध्यक्ष एवं समस्त भक्तगण जय मां बंजारी धाम खपरी मढ़ी तिल्दा। पेश है पतंजलि आटा नूडल्स। इसमें है असली आटा फाइबर और वेजिटेबल्स के गुण। झटपट बनाओ, बेफिक्र खाओ। पतंजलि आटा नूडल्स।
ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम गाइड में। अगर आपको करियर बनाना है तो अनुशासित होना ही पड़ता है। अनुशासन आपको मिला, विकास ये आपके लिए प्लस पॉइंट रहा, क्योंकि हॉस्टल में आप चाहकर भी अनुशासित नहीं हो सकते। आपको समय पर खाना है, समय पर स्कूल जाना है, समय पर ही सारी चीजें करनी है, नहीं तो पनिशमेंट मिल सकती है। एक वो बच्चा और एक वो दूसरा बच्चा जो घर पे रहता है, अपने माता पिता के अनुशासन में वो भी रहते हैं, लेकिन दोनों बच्चों के बीच में अगर हम बात करते हैं कंपेयर करने की, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी की, तो क्या कुछ फर्क महसूस करते हैं आप? जैसे बहुत गहरा फर्क है, क्योंकि अब जो हॉस्टल के जो बच्चे होते हैं उनको अपने जैसे और भी बहुत से बच्चे मिलते हैं और भी बच्चे वहाँ रह रहे हैं, तो उसमें आपको पता चलता है कि आप किस लेवल की तैयारी कर रहे हैं। अदर बच्चों से आप कंपेयर कर सकते हैं, वो कैसा पढ़ रहे हैं, कौन किस तरह की कोचिंग्स को फॉलो कर रहा है, गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हैं, या किस तरह की टेस्ट सीरीज आप शेयर कर रहे हैं। लेकिन अब जब घर में रहकर पढ़ते हैं तो उसमें पूरी तरह से वो बच्चे पे डिपेंड करता है, स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि वो पढ़ना चाहता है या नहीं चाहता है, या कैसे पढ़ रहा है, पूरी तरह से उस पर डिपेंड करता है। कोई कंपटीशन का जो एक माहौल है वो शायद नहीं मिल पाता है, क्योंकि हॉस्टल पे अदर बच्चों से आप कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन अब जो घर पे कोचिंग करते हैं वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट रहते हैं कि उनके ऊपर खुद को उनके ऊपर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि भाई मैं कर सकता हूँ, अदरवाइज उनको पता नहीं चलेगा कि बाहर क्या चल रहा है। मुश्किल होती है, और इसीलिए पर्सनालिटी में भी एक कॉन्फिडेंस का जो लेवल हम देख पा रहे हैं आप में विकास, वो शायद बच्चों में कई बार नहीं हो पाता है। दूसरी चीज होती है, जब आप सेलेक्ट होते हैं इस तरीके के बड़े एग्जाम में, सेंट्रल लेवल के एग्जाम पे आप सिलेक्शन होते हैं, जहाँ पर अदर स्टेट के क्रीमी लेयर के बच्चे वहां पर पहुंचते हैं, और एक छोटी जगह से जब बच्चा पहुंचता है तो वहां का माहौल कैसा होता है? क्या वो अपने आप को ढाल पाता है, या उसे किस तरीके की तकलीफें फेस करनी पड़ती है, क्योंकि पिछले 8 महीने से आप एम्स में पढ़ रहे हैं? इसमें जो रूरल एरियाज के बच्चे होते हैं, जैसे मैं खुद एक रूरल एरिया से बिलोंग करता हूँ, हालांकि मैंने अपनी पढ़ाई जवाहर नवोदय विद्यालय से की है, हॉस्टल में रहकर की है, लेकिन रूरल एरिया के बच्चों को फर्क ये पड़ता है कि उन्हें थोड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। जो मैनर्स होते हैं, बिहेवियर्स होते हैं, उसके मामले में कि आप कैसे बात करें, क्योंकि अब जैसे कि मैं एक नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूट पढ़ रहा हूँ, तो वहाँ पर अब बच्चे अदर स्टेट्स के आते हैं, कई बच्चे ऐसे हैं जिन्हें हिंदी नहीं आती, तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको अंग्रेजी नहीं आती, तो बहुत सारे लैंग्वेजेस का वहाँ पर कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। तो उससे जो रूरल एरियाज के बच्चे होते हैं, अब उन्हें थोड़ा कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम होता है और इंग्लिश का प्रॉब्लम होता है, तो ये सब प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है कि कुछ नया लाइफ स्टाइल क्योंकि अडेप्ट होने में टाइम लगता है, क्योंकि चूंकि आज तक उन्होंने ऐसी लाइफ स्टाइल में नहीं जी है, तो ऐसे जो नए लाइफ स्टाइल है जिसमें कम्युनिकेशन और जो कॉलेज का जो रूल्स है उसका दिक्कत होती है। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं पीएमटी की, और कई बार ये होता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर नहीं कर पाते हैं, तो शुरुआत में तो बड़ा जोश रहता है, लेकिन थोड़े दिनों के बाद हम देखते हैं कि वो निराशा की तरफ दौड़ते हैं और उस फील्ड से ही वो बाइकआउट कर लेते हैं। ऐसे बच्चों के लिए क्या कहेंगे आप कि फर्स्ट अटेम्प्ट अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आप उसको अगर थोड़ी गंभीरता से और ईमानदारी से करते हैं तो सफलता जरूर मिलती है? ये सही बात है कि हर सही बच्चे पहली बार में सफल नहीं हो सकते या पहली बार नहीं निकाल सकते एग्जाम, लेकिन इसमें कोई निराश होने वाली बात नहीं है, क्योंकि जिंदगी आपको हमेशा दूसरा मौका देती है। तो अगर आप पहली बार नहीं निकाल पाए तो आपको जो 1 साल का समय मिलता है उस समय आपको कॉन्फिडेंट होना जरूरी है, नर्वस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने अगर 1 साल मेहनत किया है तो जरूर आप कुछ ना कुछ तो हासिल कर ही लेंगे। तो जो बच्चे 1 साल में नहीं निकाल पाते उसके बाद सोचने लगते हैं कि मैं ये फील्ड छोड़ दूं, शायद ये फील्ड मेरे लिए नहीं है, उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि आपको कंटिन्यूसली मेहनत पे फोकस करना चाहिए। आप 1 साल के लिए ऐसा समझ लीजिए जैसे आपने वनवास जो है कर लिया है, आपको ऐसा लगना चाहिए। तो उस समय आपको पूरी तरह से मेहनत पे फोकस कीजिए, नर्वस होने की जरूरत नहीं है, और जो आपकी जो कोचिंग्स में या फिर आप जहाँ भी जो ट्यूशन लेके पढ़ रहे होंगे वहाँ आपको मोटिवेशनल जो टॉक्स होते हैं उसके बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूज होते हैं, क्योंकि ये आपको मेंटली स्ट्रांग रखने में मदद करती है। पेपर से पहले जैसे बच्चे खाना छोड़ देते हैं या फिर सेहत का ध्यान नहीं रखते, और जो स्टडीज के नाम पर रात को जो जगते हैं पढ़ने के लिए, तो ये सब का भी इफेक्ट देखने को मिलता है। बहुत तरीके की समस्याओं से जो है युवा छात्र गुजरता है विकास, और उसके बाद वो केवल अगर मेहनत पर फोकस करता है और लगातार ईमानदार मेहनत करता है तो सफलता उसे जरूर मिलती है। बहुत अच्छी बात आपने की, और आपकी बात को ही शायद हमारे जो युवा छात्र हैं वो जरूर समझेंगे। हम आपसे बातचीत करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम गाइड में आज बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।